पॉलिटी, राज व्यवस्था, जीके का ये सेक्शन आपको काफी प्रभावित करता है। जो भी अभ्यर्थी बिल्कुल नए सिरे से पढ़ते हैं या थोड़े पुराने भी होते हैं तो थोड़ा सा बोर्डम यहां फील करते हैं, लेकिन ये तो इतना रोचक हिस्सा है कि जिंदगी भर इसको अपडेट करते हुए पढ़ा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब न्यूज़पेपर में, आज भी न्यूज़पेपर में कुछ हेडलाइन थी, कल भी होंगी और रोज होंगी। रोज ये पार्ट जुड़ा होता है किससे? राज व्यवस्था से। तो अगर आपने इसका बेसिक पार्ट कंप्लीट किया तो आपको जीके में, करंट में कोई परेशानी नहीं होगी। इस कंटेक्स्ट में हमने इसका एक छोटा सा सिलेबस भी तैयार किया था। 3 शब्द में इसके सिलेबस को डिफाइन कर रहा हूं। पहला सरकार, दैट मीन्स गवर्नमेंट। दूसरा इंस्टीट्यूशंस जो भारत को चलाने के लिए अनिवार्य हैं, वो संवैधानिक भी हो सकती हैं और गैर संवैधानिक भी हो सकती है। इसका डिस्क्रिप्शन हमने लास्ट क्लास में किया था। और तीसरा, हम पर्टिकुलर संविधान को अलग से अच्छे से और टटोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ध्यान रखना, ये भी संविधान से ही निकल रहे हैं, सब कुछ संविधान की ही देन है, पर संविधान के कुछ पॉइंट्स को हम अलग से पढ़ेंगे, जिसके लिए हमने चर्चा की थी। गवर्नमेंट शब्द में आपको अच्छे से पता है, इसकी 3 शाखाओं पे विचार करना है। अब इसको ब्रीफ में लिख रहा हूं मैं, LENJ। L फॉर लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका। जब भी ये L लिखूं समझ जाना, मैं बात करूंगा व्यवस्थापिका की। हिंदी में इसका एक नाम और भी है, विधायिका। तो व्यवस्थापिका कहो या विधायिका कहो, सेम पार्ट है। एग्जीक्यूटिव, E फॉर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और J फॉर जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो हम अपनी शुरुआत करें तो किस टॉपिक से करें, कहां से हमें मैक्सिमम बेसिक सीखने को मिल जाए, प्लीज कमेंट। तो आपको इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले एक बार भारत को देख लेना चाहिए, इंडिया। अब इंडिया को देख लेना चाहिए, इंडिया को तो रोज ही देखते हैं हम, कहीं ना कहीं हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ रहते हैं आप? राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में कहाँ रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं। उदयपुर में कहाँ रहते हैं? तो एक लोकेलिटी वगैरह में रहते हैं, हो सकता है आप किसी गांव में रहते हो। तो कुल मिला के जब मैं अपने देश से राज्य में आया तो आगे राज्य से मुझे आना पड़ा अपनी सिटी, और आगे तक आएंगे तो गांव। तो ठेठ यहां से लेके यहां तक की व्यवस्थाएं चल रही है। विशाल भारत है मेरा, और जब कोई परिवार बहुत बड़ा होता है, आप में से काफी जने ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा रहे होंगे या आज भी होंगे। ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली जानते हो आप क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली, दादा दादी, पापा मम्मी, काका काकी, ताऊ वगैरह, ये सब एक साथ मिलके उनके बेटे बेटी वगैरह भी रहते हैं। आज का परिवार तो खैर बहुत छोटा हो गया है ना, लेकिन पहले परिवार थोड़े बड़े होते थे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पिताजी के या पिताजी समेत 8 भाई और 5 बहनें थी। मतलब टोटल मिला के मेरे दादा दादी की कितने संतानें? 13। अब 13 के भी वापस बेटे बेटी होंगे, और बेटों की वापस बहू होगी, बेटियां चली भी जाएगी तो उनके जमाई वगैरह होंगे। तो परिवार काफी विशाल है, और वो अगर एक जगह आके रहने लगे तो उस पारिवारिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। और एक होता है एकल परिवार। तो यहां पे मेरा भारत जो है वो किस तरह का परिवार है?
छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है? ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, अचानक ब्रिटेन पे ले जा रहा हूं मैं आपको, वो कैसा परिवार है? छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है तो मैं संयुक्त लिख देता हूं, और छोटा है तो एकल लिख देता हूं। एकल में कितने मेंबर होते हैं? 3-4 होते हैं। ओके, ये दो देश आपको बहुत कुछ समझा देंगे, संयुक्त और एकल परिवार। ब्रिटेन ये है, छोटा देश है, उसकी साइज भी बहुत छोटी है भारत के मुकाबले, और अगर भारत को देखेंगे तो काफी विशाल है। आप इसको ये मान सकते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो आप सोचो कि खाना बनेगा तो कितने जनों का बनेगा? मान लो उस परिवार में 50 जन है, तो एक तरह से 50 या 60 या 70 100 जनों का खाना बनता है। तो हम कहते हैं आज मेहमान आने वाले हैं, चलो लग जाओ सुबह से शाम तक, मतलब दिन तक, तब जाके कहीं खाना तैयार होगा। मतलब हर व्यवस्था कितनी बड़ी होगी, तो उस व्यवस्था को रोज चलाना कितनी बड़ी बात होती है। उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन। भाई एक जो भी ग्रुप है वो कामकाज करेगा मार्केटिंग का, मार्केट से सामान लाना है। एक का काम होगा किचन संभालना, एक का काम होगा बर्तन वगैरह साफ करना। ऐसे करके पूरी तरह से इतना सिस्टमेटिक काम होता है, सुबह से लेके दिन तक में तो सब कुछ समेटा जाता है, और लगता ही नहीं है कि वहां पे कोई सिस्टम बिगड़ रहा है। तो मेरा भारत भी विशाल देश है, साइज के हिसाब से भी, और एक और लिख रहा हूं वर्ड, क्या? पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा देश है, और बड़े देश की बड़ी व्यवस्था है, और व्यवस्था इतनी सुपर कि वहां पे आपको ढूंढो तो कोई भी लेकुना नहीं मिलेगा, कोई लूप होल नहीं मिलेगा, लूज होल। तो आपको भारत के इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इतने विशाल देश को चलाने के लिए भारत की व्यवस्था कैसी व्यवस्था कहलाएगी? संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे अगर आप सबसे पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1 संविधान का टटोलेंगे तो आप उसका एक परिचय पाएंगे। जैसे ही किसी भी अभ्यर्थी जैसे बैठ जाते हैं तो पूछते हैं आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। तो आप बताओ उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या देते हो? नाम। बिल्कुल कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस फलाना सिटी से हूं, मैंने ये एजुकेशन कर रखी है, मेरे पिताजी वगैरह ये है, अपना बैकग्राउंड वगैरह सुना देगा। तो भारत के संदर्भ में भी जब इसका परिचय देख रहे हैं तो सबसे पहले कह रहा है मैं हूं, मेरा नाम है। तो भारत कह रहा है, भारत नहीं, मेरा देश कह रहा है मेरा नाम है। अब आपको यहां पे तय करना है भारत का नाम क्या है। पहली बात तो ये कि भारत का नाम जो भी हो, लेकिन आर्टिकल किस में दे रखा है? आर्टिकल 1 में दे रखा है। अब आर्टिकल 1 में मेरे देश का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, या ये सभी, या एक और लिख देता हूं, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, या ये सभी हैं, या इनमें से कोई नहीं। मेरे देश का नाम क्या है? और कितना गजब का क्वेश्चन हो गया। नाम भारत और इंडिया, तो फिर हिंदुस्तान भी ले ही लो। तो इनमें से कोई नहीं ले लेते? देखो एक्चुअली इनमें से मेरे देश का परफेक्ट नाम, संवैधानिक नाम, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम, औपचारिक नाम कोई भी नहीं है। ये इसके घर के नाम हो सकते हैं, निकनेम हो सकते हैं, लेकिन इसका व्यवस्थित नाम अगर आपको यहां पे देखना है तो पहली बात तो है ही नहीं है। तो फिर है क्या है? मेरे देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। एक्चुअली हम भी थोड़े दोगले से हो गए इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में, और ब्रिटेन के गुलाम देश रहा है तो कहीं ना कहीं प्रभावित है। इंडिया दैट इज अर्थात भारत, तो भारत भी है और इंडिया भी है। अभी थोड़े दिन पहले जब यहाँ पे
कुछ खास देशों की एक समिट हुई थी G20 देशों की, तो उस समय एक मुहिम छेड़ दी थी। इस पे बहुत विवाद भी हुआ था। हर जगह बोला जा रहा था, जब भी कोई भाषण होता या वहां पे आगे टैग लगता, मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो उनके आगे टैग क्या लगता था? इंडिया नहीं, क्या लगता था? BHARAT, भारत। यानी मेरे देश को अब इस नाम से पुकारा जाए। किस नाम से? भारत। तो एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई मैं भारत हूं, मेरा दोगलापन खत्म किया जाए। पर फिलहाल आप जब संवैधानिक नाम, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो मेरे भारत का नाम क्या पढ़ा जाएगा? इंडिया, दैट इज भारत। तो आपको यहाँ पे फाइनली ये बात ध्यान रखना है कि परिचय का सबसे पहला परिचय ये है कि मैं अपने देश का नामकरण कर देता हूं, और वो नाम है इंडिया, दैट इज भारत। दैट इज का मतलब जानते हैं? अर्थात भारत, राइट। अब इसी आर्टिकल में भारत के इस फॉर्मेट की, यानी किस फॉर्म का देश होगा ये, हर एक को अपनी फीचर ढूंढनी पड़ेगी। तो ये संगात्मक है, पर ये संगात्मक लिखा नहीं गया है, लिखा तो ये गया है, लिखा ये गया है क्या? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आप बोलते रहो, मर्जी हो जो बोलो, विश्लेषण करने वाले जैसे मर्जी हो जो बोलो। कोई कहेगा कि भारत संघात्मक है, कोई कहेगा थोड़ा थोड़ा एकात्मक है, कोई कह देगा कि ये अर्ध संघात्मक प्रवृत्ति का है, सेमी फेडरल है, क्वासी फेडरल है। तो जो भी है, लेकिन लिखा हुआ तो है भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो बहुत क्लियर है। यहां पे छोटे 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 टुकड़े हैं, और उन टुकड़ों को बांध दिया गया है। बांधने के बाद में एक बना दिया सेंटर, और बाकी सब आपस में बंधे हुए हैं। कोई टुकड़ा कहे मुझे तो भागना है, तो उसको यूं खींच लिया जाएगा। भागता कहां है? वो भागना चाहे तो भी नहीं भाग सकता है। अगर ऐसा आप संघात्मक शासन व्यवस्था देखना चाहें, तो आप पूर्व सोवियत संघ USSR में भी देख सकते हैं। वहां पे भी ऐसे ही टुकड़े थे, 1 2 3 4 बहुत सारे देश थे। कोई भागना चाहे तो भाग जाता था, और भागते भागते अपने अपने देश चलते चले गए, मतलब बनते चले गए। तो अब रशिया जो है वो इतना बड़ा जो था, वो अब छोटा सा रशिया बच गया। चाहते हुए भी वो अपने उन टुकड़ों को देश बनने से रोक नहीं सका। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। भारत राज्यों का संघ होगा का मतलब क्या है? आप यूं मान लो कि ये मेरा पूरा बड़ा सा एक देश है। अब इतने बड़े देश को भाई चलाओ कैसे? तो एक सेंटर रख दिया, ये दिल्ली, यहां से चलेगा मेरा देश। यहां से ठेठ अगर यहां केरल वगैरह में बात करें, तो यहां से शासित होगा, बिल्कुल होगा। यहां से कोई पॉलिसी आएगी, ठेठ यहां पे लागू होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, सब तरफ लागू होगी। पर भाई फिर भी है तो बहुत दूर है। हाँ, दूर तो है। तो एक काम करो, इतने बड़े देश को वापस टुकड़ों में बांट दो आप, ऐसे, और कह दिया नो डाउट मेरा देश एक केंद्र से तो शासित होगा ही। देयर विल बी वन सेंटर, केंद्र। लेकिन साथ में ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको क्या नाम दिया जा रहा है? राज्य। राज्य भी होंगे। मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि मेरे गांव में मेरे दादाजी का घर है, मैं पापा का नहीं कह रहा हूं, मेरे दादाजी का घर है। वहां पे सब जने आके रह सकते हैं, और सब जने रहते हैं तो उनका हुक्म मानना पड़ता है कि भाई जो कहा मानना पड़ेगा। इवन जब मैं सिटी में मेरा मकान बन गया और मैं यहां रह रहा हूं, तो भी उनका आदेश आता है तो मैं मानता हूं। लेकिन अब मेरा भी एक छोटा परिवार हो गया है जिसमें 4-5 मेंबर हैं, तो मैं मेरे परिवार को चला रहा हूं, और साथ में वहां से कोई आदेश आता है तो उसको भी मान रहा हूं। तो एग्जैक्टली
ये बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो खुद दादाजी कहते हैं जाओ भाई अब अपना अपना काम करो, यहां कब तक रहोगे, मैं बड़े काम में तो आपकी व्यवस्थाएं संभाल लूंगा, लेकिन छोटे मोटे कामों में तो आप अपना अपना काम करते रहो। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक तो हो गया केंद्र, यूं समझ सकते हो ये दादाजी का मकान है, ये यहां से गवर्न हो रहा है पूरा देश, और ये छोटे छोटे टुकड़े ये उनके पुत्र पुत्रियों के टुकड़े हैं और कह रहे हैं ये टुकड़ा संभालेगा हरीश, इसके जो भी बच्चे बच्ची है उन पे ये शासन करेगा, ये टुकड़ा संभालेगा मुकेश, ये रतन, ये संभालेगा फलाना, ये संभालेगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे केंद्र और बना दिए। और इन केंद्रों को, छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कह रहे हैं हम, राज्य, छोटे छोटे टुकड़ों को। तो अब जैसे राजस्थान की बात करें तो आप बताओ, इस आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, तो आज के संदर्भ में राजस्थान को कौन संभाल रहा है, कलराज मिश्र और साथ में भजन लाल सरकार, वो संभाल रहे हैं। पटना की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, ऐसे हर राज्य की बात करें तो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ में वहां के राज्यपाल मिलकर अपने अपने राज्य को संभाल रहे हैं। अब बड़ी दिक्कत एक ये है, यहां से कोई आदेश निकला, यहां पे थोड़ी देर मान लें आप, एक सरकार चल रही है, कौन सी, बीजेपी, और यहां पे सरकार चल रही है कांग्रेस की, अपोजिट है तो बनती तो नहीं है। अब नहीं बनती है, ऊपर से एक आदेश आया कि ऐसा करो कि ये काम जो है ना ये आपको करना ही पड़ेगा, तो सीधे तौर पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा भाई साहब आप काम करो, आप अपना काम संभालो केंद्र का, मुझे अपना संभालने दो। मतलब बेटा बड़ा हो गया है तो वो कह रहा है पापा रोज रोज के आदेश देते हो, मतलब अपने दादा को कह रहे हैं, ये एक तरह से यूं समझ लें रोज रोज के आदेश देते हो, मुझे अपना परिवार संभालने दो, आप मेरे परिवार में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करें। तो छोटे मोटे जो रूटीन काम होते हैं वो काम तो ये निपटाएगा ही निपटाएगा, इसमें इसकी दखलंदाजी नहीं चलेगी। लेकिन कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, गांव में कोई जमीन बेचनी हो, तो सबको यहां से शासित होना पड़ेगा। मतलब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, व्यवस्थाओं के लिए हमने अपने देश के ऐसे टुकड़े कर दिए, राज्यों में इसको बांट दिया और कह दिया केंद्र अपना काम करेगा और ये राज्य अपने अपने काम करेंगे, एक दूसरे में कोई इंटरफियरेंस, हस्तक्षेप नहीं होगा, नो इंटरफियरेंस। केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करे, लेकिन केंद्र से कभी कोई ऐसा आदेश आए जो संपूर्ण भारत के संदर्भ में आवश्यक हो, तो वो आदेश तो हर राज्य को मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट ये रहा, केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर बड़े बड़े मुद्दे होंगे तो उसमें केंद्र के आदेश प्रभावी होंगे ही होंगे, उस आदेश को नकारा नहीं जा सकता। इस तरह की व्यवस्था को हमने कहा है भारत राज्यों का संघ होगा। मैंने अभी आपसे एक बात और भी कही थी, ये टुकड़ा धीरे 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 कहता है मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो अपना एक देश अलग बनाना है, एक चांटा रखेगा ये सीधा जाता कहां है और तुरंत वापस अपने में मिला देगा। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना कहे साहब मैं तो अपना राज्य बनाऊंगा, ऐसे कैसे बनाएगा, वहां तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ऐसे कैसे बना लेगा तू, हे मेरा टुकड़ा है, ये तो व्यवस्था के लिए मैंने तुझे भेजा, अब तू अलग ही देश बनाना चाहे तो इट इज नॉट पॉसिबल। इधर असम कहे, इधर आपका मेघालय कहे, दूर दूर है साहब, हमारी अपनी अपनी प्रॉब्लम से हम तो जा रहे हैं, तो ऐसे जा नहीं सकता। हमारे भारत की प्रकृति ऐसी है कि वो भारत राज्यों का संघ होगा, और ये राज्यों का संघ होने का मतलब एक भी राज्य चाहते हुए भी भारत से उसके अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचा सकता, वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको कह रहा था अगर आप यूएसएसआर पे चलेंगे तो वो भी संघात्मक शासन व्यवस्था ही है, उसका फॉर्मेट भी ऐसा ही है।
ये यूएसएसआर का मान लो मॉस्को है, अब ये कह रहा है मैं तो चला, जैसे कजाकिस्तान कह रहा था कि मैं तो जा रहा हूं, विद्रोह कर कुरा के भाग गया और ये कुछ भी नहीं कर सका। ऐसे यूएसएसआर के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। भारत का इस तरह से डिसइंटीग्रेशन होना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के लिए आर्टिकल 1 में इतनी सुपर व्यवस्था है, चाहते हुए कोई भी टुकड़ा अलग नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना, भारत के संदर्भ में दो बातें, पहला इसका परिचय क्या, भारत राज्यों का संघ होगा, और दूसरा इसका नाम इंडिया, दैट इज भारत। और भारत की इस व्यवस्था को हम किस रूप में जानते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फाइनली ये रहा, केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करें, और अगर ऊपर से कोई आदेश होता है जिसको राज्य को मानना पड़े, या कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिसमें काम केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है। तो भाई अब फाइनली बंटवारा हो रहा है, बंटवारा नहीं, देश का बंटवारा नहीं हो रहा है, काम का बंटवारा हो रहा है। ये काम करेगा, ये काम करेगा, और ये काम करेगा। ये काम दोनों मिलकर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो इस तरह की एक सूची बना दो कि केंद्र को ये काम करना पड़े, इस तरह की एक सूची बना दो कि ये जितने भी राज्य हैं ये अपने अपने काम करेंगे, और कुछ काम ऐसे होंगे जिसको केंद्र भी कर सकता है और अपने अपने राज्य भी कर सकते हैं। सूची बना दो। जैसे ही कहा सूची बना दो, तो उस सूची में रखे गए कुछ विषय, और उस सूची का नाम रख दिया गया क्या, यूनियन लिस्ट, संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होंगे, जितने भी विषय होंगे, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसका होगा, केंद्र। केंद्र का मतलब समझ जाना, दिल्ली। दिल्ली में जो संसद है वही केवल और केवल इस पे कानून बना सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल विदेश मामले, और यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे थोड़े से दिन पहले की गहलोत सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार, राज्य की। अब विदेश मामले पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है, या रक्षा मामलों पे कोई भी डिसीजन लेना है, डिफेंस, और गहलोत सरकार आके कहे मैं आ रहा हूं, मैं ले लूंगा, तो क्या होगा आप बताओ, क्या उसको विदेश मामलों में कोई अधिकार है? नेवर। विदेश मामलों में तो जो भी काम करना है वो किसको करना है, केंद्र को करना है। तो आप यहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये संघ सूची के विषय हैं, ऐसे ढेर सारे विषय आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे विषय जो कि जिस पर काम केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है, जिन पे कानून बना सकती है केवल संसद, उन विषयों को कहां रखा गया है, संघ सूची में। नेक्स्ट, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर काम, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राज्य यही कर सकते हैं। केंद्र के मैं कर दूंगा आपका काम, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये राज्य सूची के विषय हैं, और राज्य सूची के कोई भी विषय होंगे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार या डिसीजन लेने का अधिकार किसका होगा, राज्य का होगा। हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, इसको हम कहेंगे स्टेट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे लिखा था मैंने विदेश मामले, फॉरेन अफेयर्स, यहां पे एक और लिखा था मैंने, ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्या लिखा था मैंने, जनगण, सॉरी, डिफेंस, रक्षा, जनगणना भी लिखी लेते हैं, जनगणना, सेंसस। अभी एक मुद्दा चल पड़ा था थोड़े दिन पहले, जातिगत जनगणना। लेकिन जो भी जनगणना होगी, जनगणना का बेसिक काम किसका होता है, केंद्र का होता है, ध्यान रहे। तो रक्षा, डिफेंस हो गया, जनगणना, विदेश मामले, ये सब संघ सूची के विषय। ऐसे राज्य सूची का कोई विषय आप बता सकते हैं, राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट जिसपे कानून केवल राज्य, अपने अपने राज्य ही बना सकते हैं।
शिक्षा। जैसे ही कहा शिक्षा, तो शिक्षा पे तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है। हर राज्य अपने परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पर नीति बना सकता है, कानून बना सकता है, और कानून तो केंद्र भी बना सकता है। तो शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे काम केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है। तो ये तो समवर्ती सूची का विषय हुआ, समवर्ती सूची। अब एक और सूची आपके सामने आ गई, समवर्ती सूची, जिसको हम कह रहे हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट तो ऐसे विषय जिसपे कानून केंद्र भी बना सके, राज्य भी बना सके, समवर्ती सूची। लेकिन स्टेट केवल राज्य ही बना सके, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, पंचायती राज। बेसिक कानून एक बार संविधान में प्रविष्ट हो जाने के बाद में अपने राज्य या राज्य पंचायती राज को संभालेगा। देखो, मेरे यहां राजस्थान का पंचायती राज का सिस्टम अलग है, लेकिन आप यूपी में जाएंगे तो वहां का सिस्टम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, वहां के नाम भी अलग हो सकते हैं। अभी एक मूवी चल रही है, आपको बता दूं, पंचायत, मूवी नहीं सॉरी, वेब सीरीज। वेब सीरीज ध्यान है, पंचायत सुना ही नहीं है कई जनों ने। अमेजन प्राइम वीडियो सुना है? ये तो सुना है। क्या होता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे वेब सीरीज, मूवीज वगैरह आती है। तो अभी लेटेस्ट मूवी लॉन्च हुई है, कौन सी? पंचायत। पंचायत की नंबर 3 सीरीज वो लॉन्च हुई है, उसमें है ही पंचायत है। पंचायत का मतलब पंचायती राज। अब मेरे यहां पे राजस्थान में अगर मैं एक शब्द बोल दूं, प्रधान, प्रधान साहब, आप में से काफी जने गांव से बिलोंग करते होंगे, तो राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो प्रधान का मतलब होता है 3 लेवल होते हैं। एक ग्राम पंचायत का, इसके ऊपर होता है पंचायत समिति का, और इसके ऊपर जिला परिषद। ये नाम है, ध्यान रखना, राजस्थान में इनके नाम है। ये नाम हर जगह बदल भी सकते हैं, अलग अलग राज्यों के अनुसार अपने अपने कानून बनाए ये लोग। अब मैं अगर प्रधान शब्द कह रहा हूं तो इसका मतलब इस पंचायत समिति सेकंड लेवल वाले, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका मुखिया, ये कहला रहा है क्या? प्रधान। लेकिन अगर आप यूपी में चले गए, यूपी में, क्योंकि वो मूवी जो है ना वो यूपी की है, फलोदी नाम था, क्या नाम था? फुलेरा, फुलेरा। तो वहां पे यूपी के कंटेक्स्ट में फुलेरा ही है ना, फुलेरा ग्राम पंचायत आपका स्वागत करती है, बार बार वो पट्टी दिखाई जाती है। और उस ग्राम पंचायत मतलब ये वाली, ये मुखिया का नाम क्या है पता है? प्रधान। राजस्थान में इस लेवल के व्यक्ति को कह रहे हैं प्रधान, और वहां पे इस लेवल के व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? प्रधान। मतलब हर राज्य की व्यवस्था अपने अपने अनुसार पंचायती राज पे काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ पंचायत राज, पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको कह रखा है इस पे कानून अपने अपने राज्य ही बना सकते हैं, ये राज्यों का मुद्दा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी का एग्जाम्पल है, और वो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था ये क्या होती है? ये आपका घर है, ये दादाजी का घर है। अगर आपके घर में कोई झगड़ा हो जाए, आपके घर में आपके पिताजी है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन वगैरह है, आज झगड़ा हो गया भाई बहनों का, या भाभी है वगैरह है, उनका झगड़ा हो गया, दादाजी के यहां से टीम बुला रहे हैं, या दादाजी के यहां से टीम आ गई और इस झगड़े को सुलझाने लगी। दादाजी को प्रणाम किया गया, दादाजी आप गांव में विराजें, ये मेरे घर का मैटर है, मैं संभाल लूंगा। माना कि विवाद हुआ है, लेकिन विवाद को समेटने की क्षमता मुझ में है, ये यहां का मुखिया कह रहा है
अपने पिताजी को कि आप जाओ विराजो, मुझे अपना काम करने दो। शांति व्यवस्था भंग हुई है मानता हूं, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। किसी भी राज्य में दंगे वगैरह हो सकते हैं, हो जाते हैं दंगे फसाद, कोई भी ऐसे ऊंच नीच हो जाती है, तो वो संभालना, शांति व्यवस्था कायम करना किसका काम होगा, राज्य का या केंद्र का? राज्य का। अपने अपने राज्य व्यवस्था को संभालेंगे। तो याद रखना, कानून व्यवस्था को फाइनली संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। ये राज्य सूची का विषय मैं तो बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाए, तो खुद ये कह सकता है टीम बुलाइए, मेरे यहां का समाधान करेगी। मतलब खुद रिक्वेस्ट कर दे राज्य कि केंद्र से सेना बुलाई जाए, तो बिल्कुल वैसा बुलाया जा सकता है। लेकिन एक बात, यहां की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी है। नंबर 2, एक और चीज बता रहा हूं आपको, बाय द वे, ये कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ये संभाल भी नहीं पा रहा है और बार बार कह रहा है मैं संभाल लूंगा, संभाल नहीं पा रहा है, तो फिर इसकी नजर तो हमेशा इस पे रहेगी। इसको तुरंत रूप से कहा जाएगा बाहर निकल, यहां से निकल रहा है, चलो ये निकल, नहीं ये बाहर निकाल दिया इसको, ओके, वर्चुअल निकाल दिया गया, आभासी। और कहा गया कि यह व्यवस्था अब मैं संभालूंगा थोड़े दिन, जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती। इस व्यवस्था को कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना। तो सीधा क्या थोप दिया? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का मतलब दिल्ली से शासन होगा अब यहां पे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि कभी कभी व्यवस्थाएं जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फाइनल शासन किसका होगा? केंद्र का होगा। इस तरह से फाइनल कंट्रोल की बात करें तो मैंने कहा वो तो इसका होगा, तो इसका मतलब राज्यों को अधिकार तो दे दिए, लेकिन फाइनल कंट्रोल किसका होगा? केंद्र का। तो इसको आप कहते हैं, अब आ जाओ थोड़ा सा यहां पे वर्ड्स पे, कहां लिखा था? ब्रिटेन लिखा था ना कहीं, ये। तो फाइनली आप यहां पे दो तरह की व्यवस्थाएं समझ रहे थे। भारत की जो व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन अगर आप ब्रिटेन में चलेंगे तो वहां की व्यवस्था कौन सी है? एकात्मक। एकात्मक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। छोटा देश है, केवल एक केंद्र से काम चल जाएगा, संभालो, सब यहीं से संभल जाएंगे। लेकिन अगर देश बहुत बड़ा है तो जैसा मैंने बताया था, भारत में केंद्र भी होगा और क्या होगा? राज्य भी होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था को क्या कह रहे हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन अभी अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो केंद्र अपने हाथ में ले लेता है क्या? राज्य के शासन को। यानी फाइनली वापस अधिकार किसके पास आ गया? केंद्र। तो भाई भारत की नेचर है कौन सी है फाइनली? तो है तो संघात्मक है, लेकिन आपातकाल मामलों में यह सब शासन वापस किसके हाथ में आता है? केंद्र के हाथ में। और इस तरह से एकात्मक हो गई, वापस से यूनिटरी फॉर्म हो गई। तो आलोचक कहते हैं दिखावे में तो है संघात्मक, इतनी बढ़िया, सब बिल्कुल व्यवस्थित काम कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार यह हो जाती है एकात्मक। इसलिए आलोचक कहते हैं, है नहीं है, आलोचक कहते हैं कि भारत की व्यवस्था बाहर से देखने पे अर्ध संघात्मक दिखाई देगी, पर है तो कौन सी है? संघात्मक। और कई मायनों में हो जाती है एकात्मक। जब भी मैं बोल रहा हूं संघात्मक, समझ जाना, यूनिटरी जब मैं, सॉरी फेडरल, जब एकात्मक बोल रहा हूं तो यूनिटरी। तो एक तरह से ना इधर का ना इधर का, ये तो किस तरह का है? क्वेसी फेडरल सिस्टम। तो अगर आपसे फाइनली एक पूछा जाए, वर्ड पूछा जाए, तो फाइनल क्या बोलना है? अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बोलना क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था किसको शो करता है? संघात्मक। तो संघात्मक है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार क्या कभी ये एकात्मक हो सकता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है। क्या भारत की प्रकृति, अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, भारत की प्रकृति किस तरह की है?
तो आप कहोगे कैसी है? अर्ध संघात्मक, क्वेसी फेडरल, मतलब तीनों अप्लाई होते हैं। अगर क्वेश्चन रूटीन में आता है क्या है, तो आंसर ये। परिस्थितियों के अनुसार क्या बन जाता है? एकात्मक। प्रकृति क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अर्ध संघात्मक। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम यहां पे चल रहे थे, बंटवारा हो रहा था, सूचियों में विषय लिखे जा रहे थे। कहा जा रहा था 3 तरह की सूचियां होंगी, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो भी कानून होंगे वो इसमें पेश हो जाएंगे। ये जो कानून बना सके वो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। और ऐसे कुछ मुद्दे जिन पर कानून केंद्र भी बनाए और राज्य भी बनाए, उनको कहां रखेंगे? समवर्ती सूची। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने क्या? शिक्षा। तो वन भी इसी का एक पार्ट है, फॉरेस्ट। तो जैसे घर के मुद्दे होते ना, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, किचन, मार्केटिंग वगैरह वगैरह, वैसे ही भारत इतना विशाल देश, अलग अलग सब्जेक्ट थे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कभी कुछ नया आ गया तो, कभी कोई नया आ गया तो वो किसके खाते में जाएगा? केंद्र के, राज्य के, या फिर समवर्ती में। तो थोड़ी स्पेस बनाते हैं। कोई नया आ गया तो बात तो सही है, कभी कुछ नयापन आ जाए, हर चीज कोई लिखी हुई हो जरूरी नहीं है। तो पहली बात, कुछ बच जाए तो बच जाए उसको कहते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची, बचे हुए मामले, रेजिड्यूरी लिस्ट। कोई नया ही मुद्दा आ जाए तो फिर उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो पहली बात तो ये कि अवशिष्ट सूची का मतलब कोई नई सूची नहीं है, ये तो रख दिया साइड में, कभी कोई नया आ जाए तो। और ऐसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार या डिसीजन लेने का अधिकार किसका होगा? केंद्र का, सेंटर का अधिकार होगा। आप इस समय भारत की बेसिक नेचर पढ़ रहे हैं कि भारत किस तरह का देश है, एकात्मक है या संघात्मक है। और अगर वो संघात्मक है तो इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए किस तरह से संविधान ने सूचियां बनाकर कितना व्यवस्थित कर दिया। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और यह भी ध्यान रखा कभी कोई नया मुद्दा भी हो सकता है, क्या? अवशिष्ट सूची। अलग अलग देशों से कॉन्सेप्ट लिए गए और डालते गए। ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये आपको दिखाई देगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट चुराया है कहां से? कनाडा से। कुछ फीचर्स यहां से लिए, कुछ यहां से लिए। तो ये जो व्यवस्था है ये कहां से लिया है? मैंने कनाडा से लिया है। फिलहाल आपको ब्रेक यहीं दूंगा। एक बात ध्यान रखना, लिखने का काम कम होता है, समझने का काम ज्यादा होता है। ये पॉलिटी है। मेरी क्लास में आपको ये बात जरूर से देखने को मिलेगी कि लिखने के लिए तो बहुत कम ले गए मैटर, पर हकीकत बताऊं, आपके दिमाग में इतनी अच्छी फिटिंग हुई है कि अगर वहां पे कोई एमसीक्यू आ गया तो आप इसको टिक कर देंगे। नंबर 2, आप कभी कोई किताब पढ़ रहे होंगे और वहां पे कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप तथ्य वहां से चुरा लेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ के क्लास के याद आएंगे और वहां पे आप टिक करके निश्चित तौर पे आ जाएंगे। ये इस पॉलिटी की फीचर है। तथ्यों की तो खैर भरमार है, आर्टिकल्स वगैरह की भी भरमार है। वैसे बातों ही बातों में हमने एक आर्टिकल आज ये कवर किया है। तो मैं आपसे थोड़ा एक रिवीजन के तहत पूछ लेता हूं, क्या आपने कभी इसको कहीं देखा है क्या? जल्दी बता दो। बिल्कुल, पार्लियामेंट, संसद 79। और 81 में कौन है? नहीं, लोकसभा। आप तो रूटीन में चल रहे थे, वो तो बीच में 80 पे आता है। कौन आता है? राज्यसभा। यहां कौन आती है? संसद। और अगली सीढ़ी किसकी है? लोकसभा की है। और सपोज मैं कहूं 170 किसका है? माइनस कर दो 89। ये ट्रिक है। 170 में से 89 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? चलो चेक करते हैं। 10 में से 9 गया तो 1, 9, 17 में से 9 गया तो 8, 81। 81 किसका है? लोकसभा। लोकसभा की छाया राज्य में कहां गिरती है? विधानसभा पे। तो विधानसभा का ये कॉन्सेप्ट 170 पे है। तो 169 पे कौन है? विधान परिषद। और संसद के पैरेलल कौन होती है? विधान मंडल।
आप भूलते जाओगे, मैं याद दिलाता जाऊंगा। संसद, विधानमंडल, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, ये पैरेलल है, ये केंद्र है और ये राज्य के। फिलहाल आपको ब्रेक में यहीं पर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।